हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएससी मैडम। आई एम प्रगति एंड जैसे कि मैंने स्टडी मंत्रा में आपको बताया था, वो एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी था आपको बताने का कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आपने वो फॉलो किया तो यू विल सी कि बाय द टाइम योर एग्जाम कम्स यू हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन, डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस व्हाइल यू आर आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। आपको लगेगा कि मुझे आता है, आई हैव स्टडीड एवरीथिंग एंड आप में अलग ही एक कॉन्फिडेंस रहेगा। सो दैट इज़ वाई आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड उस वीडियो में मैंने आपसे इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस के साथ डिस्कस किया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, विच आर द पार्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको मैंने हाईलाइट कर दिया था कि आप उसको ज़रूर देखें स्पेसिफिकली। और जैसे जैसे कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता हो कि हम मैं 2018-2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आपको वो आंसर्स कैसे लिखने हैं एंड एवरीथिंग। एंड जब हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं, वी कमिंग अक्रॉस सो मेनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसको आईएससी का मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो वो हर साल पूछते हैं, मोस्टली पूछते हैं। सो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं साथ में। तो अगर आपको वो सारे वीडियोस भी देखने हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर से देख लीजिएगा। मैंने इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था एंड टुडे आई हैव कम अप विद अकाउंट्स का सिलेबस। अकाउंट्स का फर्दर सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये गुड न्यूज़ ही है आपके लिए। तो आप इसके पहले कि आप अपना फुल फ्लेज्ड अच्छे से आप अपना पढ़ाई करें एंड रिवीजन स्टार्ट करें, उसके पहले बेहतर होगा कि आप अपना सिलेबस वापस से एक बार क्रॉस चेक कर लें कि अकाउंट्स के सिलेबस में फर्दर रिडक्शन आया है तो वो क्या है। सो अकाउंट्स का सिलेबस चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। पेपर 1 थ्योरी 80 मार्क्स। इसमें क्या क्या आने वाला है? सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में पार्ट 1 है 12 मार्क्स का और पार्ट 2 है 48 मार्क्स का, और सेक्शन बी और सी विच इज़ ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन ए देख लेते हैं पहले। इसमें पार्टनरशिप अकाउंट्स, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स, इसमें आ रहा है डेफिनेशन, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, इसको सेल्फ एक्सप्लेन करना है। प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विथ रिस्पेक्ट टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें आपको मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स होगा, ये आपको देखना है। ये हो गया थ्योरी पार्ट में। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों देखना है और पीएल अप्रोप्रिएशन देखना है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग देखना है, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज फॉलोड, सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड देखना है। इन सब में एडजस्टमेंट्स कौन से देखने हैं वो भी ये लोग मेंशन कर दिए। दे हैव मेड इट वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक फॉर यू। मेक श्योर यू फॉलो द सिलेबस प्रॉपरली। यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स एंड मैनेजर्स, transfer to reserves and division of profit among partners. These are the adjustments that you have to do. Next question, then D वाला बोल रहा है guarantee of profits and E बोल रहा है past adjustments. इसमें कौन कौन सा? relating to interest on capital, interest on drawings, salary and profit sharing ratio. So past adjustments में ये 3-4 ही आपको दिखने हैं। ओके यहाँ पे नोट भी लिख के दे दिया है। नोट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। दिस इंटरेस्ट विल बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर हो तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म हो तो अब क्या करना है, इज टू बी क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट एंड डेबिटेड टू हिज कैपिटल करेंट अकाउंट एज द केस मे बी। नेक्स्ट क्या है, रेंट ड्यू टू अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and is to be credited to partner's current account in case of fixed capital system or to partner's capital account when capitals are fluctuating। तो वो लोग आपको कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको नहीं पता होता है कि क्या करना होता है। इसके बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो इन सिचुएशंस में आपको आईएससी पूरा मेंशन कर दिया है कि कब कौन से वाले एडजस्टमेंट में आपको कहाँ पे क्या लेना है। सो दे हैव मेड इट वेरी क्लियर फॉर यू ताकि आपको कोई डाउट ना हो। Okay, and you go according to they have asked you to. Okay, admission of manager as a partner is excluded from the topic of past adjustment. ये चीज़ नहीं है आपके टॉपिक में। ओके, नेक्स्ट बी है गुडविल। कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल एंड मोड ऑफ वैल्यूएशन में आ रहा है मीनिंग, नेचर,
फीचर्स ऑफ गुडविल। ओके, ये हो गया थ्योरी पोर्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये भी हो गया थ्योरी पोर्शन। अब आते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन में, जो है मोड ऑफ वैल्यूएशन। इसमें आपको तीनों जो मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसमें दो मेथड्स आते हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको करना है मीनिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसके सम्स बनाने हैं, कैपिटलाइजेशन के भी सम्स बनाने हैं। कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट इन लोग बता दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नेट एसेट आर टोटल एसेट्स एंड एक्सक्लूडिंग परचेज्ड गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट को नहीं कंसिडर करना है टोटल एसेट्स में। लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अनलेस स्पेसिफाइड एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिख दिया है तब अलग बात है, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही माना जाए। क्लियर। सी में, पार्ट सी में बोला है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें है एडमिशन। एडमिशन में आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या क्या करने हैं ये भी आपको प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया गया है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स, premium A, premium for goodwill paid privately, premium for goodwill paid and retained in the business, premium for goodwill paid and withdrawn by the old partner when the incoming partner cannot bring premium for goodwill in cash, adjustments are to be done through his current account. E, hidden goodwill, and F, when goodwill appears in the old balance sheet। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको गुडविल में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में करने हैं। ओके, देन आपको करना है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट वेयर चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड liabilities are reflected in the new balance sheet after reconstitution of partnership firm। एंड आपको करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस, जिसमें जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, profit and loss account, debit and credit balance, and advertisement suspense account और deferred revenue expenditure। ओके, नेक्स्ट इन लोग बोल रहा है कि नोट करिए प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर इज टू बी डन इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। वर्टिकल न्यू वाला बैलेंस शीट आपको नहीं बनाना है, इसमें आपको पुराना वाला डेबिट एसेट लाइबिलिटी वो वाला ही बनाना है। आपको ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट वाला नहीं बनाना है, हॉरिजॉन्टल वाला बनाना है, जहाँ पे आप क्या करते थे, ऐसे टेबल बना के करते थे लाइक दिस। यहाँ पे एसेट होता था और यहाँ पे लाइबिलिटी होता था। आपको ये वाला फॉर्मेट वाला नहीं करना है, जहाँ पे आप पहले लाइबिलिटीज़ एंड देन पहले वो शेयर होल्डर्स फंड एंड देन लाइबिलिटीज़ देन एसेट वो वाला करते हो, वो आपको करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, देन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जॉइंट पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी आर एक्सक्लूडेड फॉर द सिलेबस। ये सिलेबस में नहीं है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज एक्सक्लूडेड फॉर द सिलेबस। तो क्या बोल रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर बीच में कोई पार्टनर आ जाता है, वो वाला जो टाइप के सम्स होते हैं वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट एडमिशन, हम लोग देख लिए। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एडजस्टमेंट विथ रिगार्ड टू गुडविल इंक्लूडिंग हिडन गुडविल, हिडन गुडविल वेरी इंपॉर्टेंट है, adjustment with regard to undistributed profits and losses, preparation of revaluation account on retirement of partner, calculation and payment of amount due to retiring partner। ये सारा आपको देखना है। नोट, preparation of balance sheet during retirement horizontal format में होना चाहिए। memorandum revaluation account, joint life policy, individual life policy are excluded and retirement of partner during an accounting year is excluded from the syllabus। अचानक से बीच में retirement वाला sums नहीं आएगा। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में आपको मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट, ये सारा आपको देखना है। इसमें नोट वही है कि प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन ईयर 2021। आपको प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं है आपके, इस बार एक्सक्लूड कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, व्हेन एन असेट or liability is taken to the realization account, any corresponding or related fund or reserve is also transferred to realization account and not capital account। ध्यान दीजिएगा।
When accounts are prepared on a fixed basis, partners' current account balances are to be transferred to capital account. No adjustments are required to be passed through current account. बैंक ओवरड्राफ्ट के टाइम पे क्या होना है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू बी टेकन टू द बैंक और कैश अकाउंट एंड नॉट टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बट बैंक लोन must be transferred to realization account. If question is silent about the payment of a liability, then it has to be paid out in full. If the question is silent about the realization of asset, its value is assumed to be nil. Loan taken from a partner will be passed through cash or bank account even if the partner's capital account has a debit balance. Loan given to a partner will be transferred to his capital account. Loan admission cum retirement, amalgamation of firms and conversion or sale to a company together with piecemeal distribution and insolvency of partner or partners not required. तो piecemeal distribution, admission cum retirement, amalgamation ये सब है ही नहीं आपके एग्ज़ाम में, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है. वाओ ग्रेट, बहुत बढ़िया, आपके लिए तो काफ़ी रिड्यूस हो गया सिलेबस. नेक्स्ट पार्ट 2 आ जा रहा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी अकाउंट, जिसमें हम लोग इशू एंड शेयर्स करते, इशू ऑफ शेयर्स, प्रॉब्लम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट पार प्रीमियम अंडर एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013. इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसमें आएगा टू प्रोमोटर्स, टू अंडरराइटर्स, टू वेंडर्स, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, and over subscription and under subscription including pro rata allotment. Pro rata allotment तो रहेगा ही. In pro rata allotment, when shares are issued at premium, excess money received on application will be first adjusted to share capital. Any excess thereon will be utilized towards the securities premium reserve. नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट बोला गया, व्हेन अलॉटमेंट और एनी कॉल मनी इज ड्यू, इट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ऑन विच interest if provided in the articles of association will be calculated. Forfeitures and reissue of shares at par, premium or discount, or disclosure of share capital in the company's balance sheet. Okay. इशू कैसे आपको दिखाना है, आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट में, ये आपको दिखाना पड़ेगा. इशू ऑफ बोनस एंड राइट शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, रिजर्वेशंस फॉर स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स एंड मिनिमम ट्रेडेबल लॉट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. तो बोनस एंड राइट शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये सब आपके सिलेबस में इस बार नहीं है. अब आते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स. इशू ऑफ डिबेंचर्स में प्रॉब्लम्स ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट. प्रॉब्लम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इंक्लूड क्या क्या आने वाला है डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर्स में से एक आएगा इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, at premium and at discount under Companies Act 2013. दूसरा आएगा issue of debentures as collateral security for loan, issue of debentures for considerations other than cash, that is to promoters, to underwriters, to vendors. Then आएगा accounting entries at the time of issue when debentures are redeemable at par and premium, interest on debentures with TDS, डिस्क्लोजर्स ऑफ डिबेंचर्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट, डिबेंचर्स को कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, एंड डिस्क्लोजर ऑफ कंपनी, डिस्क्लोजर ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट विद डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट्स. तो इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाए तो भी कैसे आप दिखाओगे बैलेंस शीट में, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा. ओके, जानना पड़ेगा. आई मीन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, creation of debenture redemption reserve, that is DRR, redemption of debentures out of profits, redemption of debentures out of capital, redemption of debentures in a lump sum. Next इसमें भी note है. Note says what? Note says calculation of X interest and cum interest are not required. रूल्स रिलेटिंग टू क्रिएशन ऑफ DRR, दैट इज डिबेंचर रिजम्पशन रिफर क्या है. सबसे पहला लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग NBFCs registered with RBI and HFCs registered with National Housing Bank, both for public issue as well as private placements, do not require the creation of a DRR of 25% of the value of outstanding non-convertible debentures. Unlisted NBFCs registered with RBI and HFCs registered with National Housing Bank
both for public issue as well as private placements, do not require the creation of a DRR of 25% of the value of outstanding non-convertible debentures. For unlisted companies other than NBFCs and HFCs, DRR is reduced from present level of 25% to 10% of the outstanding debentures. Then rules regarding debenture redemption investment, that is DRI. Unlisted NBFCs and HFCs need not deposit any amount of its debentures maturing during the year with scheduled banks or invest it in specified government securities. The following companies will continue to invest or deposit on or before 30th April in each year a sum which shall not be less than 15% of the amount of its debentures maturing during the year ending on 31st March of the next year, in deposits with any scheduled bank, free from any charge or lien, or in unencumbered securities of the central government or any state government, or in encumbered securities mentioned in section 20 of the Indian Trust Act 1882, or in unencumbered bonds issued by any other company notified under section 20 of the India's Trust Act 1882. Listed company including NBFCs registered with RBI, HFCs, National Bank, National Housing Bank, NHB, and unlisted companies. Unlisted companies other than NBFCs and HFCs, basically all Indian institutionals, financial institutions regulated by RBI, banking companies for both public as well as privately placed debentures, other financial institutions within the meaning of section 272 of the Companies Act 2013, and unlisted NBFCs registered with RBI and HFCs registered with National Housing Bank are exempted both from creating DRR and DRI. So basically ये जो इतना ज्ञान दिया इसका ये पूरा यही एक्सप्लेनेशन है कि जो आरबीआई के अंदर आते हैं बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली, इसमें ये वाले कंपनीज जो लिस्टेड अनलिस्टेड है ये लोग क्रिएटिंग डीआरआर में एग्जेम्प्टेड है, डीआरआर एंड डीआरआई में एग्जेम्प्टेड है. अब आता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अलॉन्ग विथ नोट्स टू अकाउंट्स as per Schedule 3 Part 1 of Companies Act 2013. As per the amendment made in Accounting Standard 4, dividend proposed for a year is not liability till it has been approved by the shareholder. तो ये dividend proposed क्या है, liability नहीं है जब तक वो shareholders ना बोले. Thus proposed dividend is not shown as a short-term provision in the current balance sheet of a company but disclosed in notes to accounts under contingent liabilities. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए. इन लोग इतना नोट्स बना बना के दे रहे हैं तो ये लोग ये सब से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा. ऑल कैपिटल लॉसेस टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे ऑकर अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड. शेड्यूल 3 नोट क्या लिखा है? Schedule 3 Part 2 of Companies Act 2013 is not required for the purpose of preparing final accounts of a company. However, for the preparation of comparative and common size income statements, Section B, Unit 4, Financial Statement Analysis, the extent and format of the Statement of Profit and Loss as per Schedule 3 Part 2 of the Companies Act 2013 to be studied is as follows. तो यहाँ पे आपको पूरा बता दिया गया है कि आपको कैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाला कंपैरेटिव स्टडी वाला करना है. सेक्शन बी, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जहाँ पे आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट करना है. इसका आपको मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस showing absolute change and percentage change, common size balance sheet to be prepared as a percentage of total assets and total liabilities, common size statements of profit and loss to be prepared as a percentage of revenue from operations. Note, preparation of comparative statement and common size statements to be made from the balance sheets and statement of PL without notes to accounts. Next है cash flow statement only for manufacturing companies. ध्यान दीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए आपको करना है. मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. नोट, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो करते हुए बनाना है. 2, calculation of net cash flows from operating activities based on indirect method only. Preparation of cash flow statement from 2 consecutive years, balance sheet with
or without adjustment, preparation of complete or partial cash flow statements from extracts of balance sheets and statements of PL with or without adjustment. Next, any adjustment or an item in the balance sheet relating to issue of bonus shares, extraordinary items and refund of tax are not required, ज़रूरत नहीं है करने का. Preparation of cash flow statements on basis of operating, investing and financing activities. The following items are to be taken when calculating net cash flows from financing activities. तो इन लोग इतना भी मेंशन कर दिए कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आपको क्या क्या लेने हैं, आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या लेने हैं, एंड आपको द फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी टेकन फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. तो वो भी आपको ये लोग मेंशन कर दिए हैं. एंड आपको उस पर नोट भी दिया है कि ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड क्या होगा. आई गेस आपके जो अकाउंट्स टीचर होंगे दे और स्कूल के टीचर होंगे दे हैव मेड यू रिटन ऑल दीज एडजस्टमेंट्स, एंड इफ दे हैव नॉट डू राइट इट फ्रॉम द सिलेबस इटसेल्फ, क्योंकि ये लोग ISC वाले लोग, ये लोगों ने खुद ने सब कुछ आपके लिए दे दिया है, अच्छे से मेंशन कर दिया है किसका क्या एडजस्टमेंट होगा, किसको किसके अंडर लेना है, किसको फाइनेंसिंग के अंडर लेना है, किसको इन्वेस्टिंग के अंदर लेना है. एंड दे हैव मेड श्योर कि यही सब में से पूछा जाए, यही सारे एडजस्टमेंट्स से ही पूछे जाएंगे जिसको आपको अकॉर्डिंगली फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में और कैश में लेकर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. तो डू फॉलो दिस. ओके, यहाँ पे और ऐसा कुछ नहीं है, एक बार देख लीजिएगा. एक्सक्लूडेड में क्या है, एनी ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू कैपिटल रिजर्व इज एक्सक्लूडेड. तो कैपिटल रिजर्व वाला जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो एक्सक्लूडेड है आपके सिलेबस से. नेक्स्ट आता है 5 नंबर रेशियो एनालिसिस. इसमें भी इन लोग देखिए सारा जो फॉर्मूलाज है ये लोग खुद ही दे रखे हैं. दे हैव गिवन देयर ओन फॉर्मूलाज. इसी को फॉलो करिए बिकॉज इन लोग यही चीज़ एक्सेप्ट करेंगे एंड इसी को है लिख के इसी को ही याद कीजिए. लिक्विडिटी रेशियो में करेंट रेशियो, क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो, एंड सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, proprietary ratio, debt to total asset ratio, interest coverage ratio, they have given it all. Working capital turnover ratio, inventory turnover ratio, so whatever they have mentioned, just learn those. आपको extra कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है. जो लिखवाए let it be, just read what they have given in this syllabus. They have been extremely generous and they have been extremely explanatory while they were preparing this syllabus. उन्होंने एक एक छोटे छोटे डिटेल्स आपके लिए लिख दिया है कि वो लोग कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेंगे. You just have to, they have already told you कि हम लोग इसके बाहर नहीं जाएंगे. तो आप सिलेबस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए. आप देखिए कि क्या क्या फॉर्मूलाज वो लोग दे रखे हैं, जस्ट फॉलो दोज. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज and net profit ratio, operating ratio and operating profit ratio. तो that's all. यही लोग इतना दे रखे हैं. एंड इस साइड में इन लोगों ने दिया है नोट में दिया है करेंट रेशियो इंक्लूड्स क्या क्या, ये सारा कुछ दे हैव मेंशनड यू एकदम डिटेल में. इसको ज़रूर से देख लीजिएगा एंड वट एवर दे हैव गिवन बस उतना ही याद कीजिए. एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल डोंट गो फॉर इट. जितना भी पढ़ोगे उतना अच्छे से पढ़ो, दैट्स इट. जितना ये लोग दिए हैं बिकॉज दे हैव गिवन यू इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके एंड दे हैव मेंशनड एवरीथिंग फॉर यू. आई थिंक यू शुड लर्न एंड डू इट फ्रॉम योर इटसेल्फ. बस ये लोग जो मेंशन किए उतना ही पढ़ो, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. जस्ट फॉलो द सिलेबस स्ट्रिक्टली. सेक्शन C, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट and application of spreadsheets in generating the following accounting information, payroll and data representation, database management system जो कि पूरा theoretical है, और इसका DBMS in business application इसको भी आपको पूरा देखना है. गेस इसमें ये तो आपको स्कूल में बताया होगा about this. Next comes your project work which is 20 marks, वो तो आपका हो गया होगा. So this was about the reduced, दिस वॉज अबाउट द फर्दर रिड्यूस्ड. आपका रिड्यूस्ड सिलेबस तो था, अभी रिसेंटली फर्दर रिड्यूस्ड सिलेबस आया था अकाउंट्स का, वो भी मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया है आपको. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करिएगा मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और वीडियोस आपको मिलते रहे. थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय.